दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर के रिटन एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। उन 3 सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स को मिलाकर ही पूरा सिलेबस तैयार किया जाता है। वो 3 सब्जेक्ट होते हैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 2 जनरल अवेयरनेस जिसको हम जनरल स्टडीज़ प्लस जीके भी बोलते हैं या प्लस करंट अफेयर्स भी बोलते हैं, और नंबर 3 आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। वो कैंडिडेट्स जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का सोच रहे हैं, अच्छा का मतलब एटलीस्ट 160 प्लस या 165 प्लस, उनके लिए इन तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप इग्नोर या अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते एज फार एज दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज़ कंसर्न। जस्ट बिकॉज मैथ्स नहीं आती इसमें, तो इसमें रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये वीडियो बनाया क्यों जा रहा है। दोस्तों आपको पता है कि एसएससी, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है या नहीं, बट एसएससी अपनी नोटिफिकेशन में तो जो वर्ड यूज़ करता है वो कभी भी रीजनिंग नहीं होता है। द वर्ड विच इट यूजेस इज कॉल्ड एज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसका मतलब ये है, अगर आप सिर्फ इस फ्रेज को भी पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एसएससी वांट्स टू टेस्ट योर जनरल इंटेलिजेंस, आपका कॉमन सेंस, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ों को आप टेस्ट करता है एसएससी आपके एग्ज़ाम में। और इन्हीं सब बातों को हमको दिमाग में भी रखना है जब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। किसी भी स्टेज में होते हैं प्रिपरेशन के, या इवन प्रिपरेशन के एंड में भी होते हैं, कि हमको एकदम आउट ऑफ द लीग कुछ भी जाके नहीं पढ़ना है। हमको वही सारी चीज़ें पढ़नी हैं जो कि लॉजिकल हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और जो कि हर कॉमन इंसान को आनी चाहिए। उतना शार्प होना चाहिए उसका माइंड कि वो सारे क्वेश्चंस वो कर सके। इसी के लिए इसी हिसाब से हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर हम बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें शायद एक वो कैंडिडेट जिसकी ज़ीरो प्रिपरेशन है वो भी कुछ ना कुछ स्कोर करके आ सकता है। अनलाइक इंग्लिश एंड जीएस, इंग्लिश एंड जीएस में अगर आप ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो तो आपके ज़ीरो मार्क्स भी आएंगे। बट रीजनिंग, जस्ट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन योर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, आप इसमें विथ ज़ीरो प्रिपरेशन कुछ मार्क्स लेके आ सकते हो। तो फिर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो 45 क्यों 50 का टारगेट करना चाहिए, है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। अभी तक रीजनिंग में मार्क्स लाना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एसएससी स्टेनोग्राफर की जो रीजनिंग होती थी उसमें मार्क्स लाना वाज नॉट अ बिग डील। 40 इवन 45 इवन 46 47 मार्क्स तो आराम से आते थे लोगों के। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई लास्ट ईयर जब टीसीएस ने एंट्री मारी और एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया। कैंडिडेट्स ने कहा कि जो रीजनिंग आई थी उसका लेवल काफ़ी हाई था, वो काफ़ी कठिन थी, और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि इट वॉज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और कहीं ना कहीं दोनों ही बातें एकदम ठीक हैं। जो एसएससी ने रीजनिंग इस बार दी थी, जो टीसीएस ने इस बार रीजनिंग दी थी, वो डिफ़िकल्ट भी थी और टाइम कंज्यूमिंग भी थी। तो ऐसे में किया क्या जा सकता है, कैसे हम फिर से वही 45 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं रीजनिंग में जो अपकमिंग स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम आ रहा है उसमें, यही सारी बातों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों एक क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। जब भी हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की जो एसएससी एग्जाम्स में आती है वो दो तरह की होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। एसएससी एग्जाम्स में आने वाले रीजनिंग का जो वर्बल रीजनिंग आती है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मार्क्स बनाती है, ठीक है। वहीं पे नॉन वर्बल रीजनिंग बचे कुछ 30 या 40% मार्क्स बनाती है। तो वर्बल रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो देखिए वर्बल शब्द का मतलब क्या है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में अंतर क्या है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। जो चीज़ें हम थ्रू वर्ड्स या थ्रू लैंग्वेज कम्युनिकेट कर सकें दूसरों के साथ उसको बोलते हैं वर्बल। और जिन चीज़ों के लिए वर्ड्स का यूज़ ना करके किसी साइन कन्वेंशन या फिर कुछ रूल्स, स्पेशल रूल्स का यूज़ किया जाए, स्पेशल डायरेक्शंस का यूज़ किया जाए, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। और ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि प्रिपरेशन करते समय ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बार बार आपको रियलाइज़ होगी ये बात कि हाँ हम ये क्यों पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। और अगर टॉपिक्स की बात करो, जैसे वर्बल रीजनिंग में आपके आते हैं सीरीज़, अरिथमेटिक सीरीज़ होती है या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, डायरेक्शंस आता है, और कोडिंग डिकोडिंग आती है, अरेंजमेंट्स आता है, सिटिंग अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, शायद ब्लड रिलेशन भी इसी में है। और फिर कई बार आपका मतलब वेन डायग्राम्स आते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स आते हैं, एज इट इज़ रिटन होंगे और आपको उसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा। फिर आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन आते हैं और क्लासिफिकेशंस आते हैं, सिलॉजिज्म एक होता है वो आता है। उसी जगह नॉन वर्बल रीजनिंग में अगर हम बात करो तो आपके पैटर्न्स आते हैं या जो शेप्स हैं वो आते हैं, ट्राइंगल्स आएंगे, स्फेयर्स आएंगे, ये सब कुछ आएगा। फिर रूल डिटेक्शन आएगा, फिगर मैट्रिक्स आएगी। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल आपको बताया है जो कि रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल का पार्ट होते हैं।
अब हम लोग आते हैं मेन बात पे। दोस्तों मैं आपको 5-6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब आप रीजनिंग के प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप रीजनिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो ठीक है, आपने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने अभी तक जिस भी बुक को फॉलो किया है, ठीक है, ज़्यादातर लोग RS अग्रवाल वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग को लेते हैं। अगर आप उसको ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप उसी को पढ़ते रहिए, उसी से रिवीजन करते रहिए। अगर आप कोई और डोमिनेंट बुक ले रहे हो जो कि SSC में चलती है, तब भी ठीक है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ नई बुक खरीद के लाओ और उसको पढ़ो, बिकॉज इट विल ओनली एड अप टू योर कन्फ्यूजन एंड योर टाइम वेस्टिंग, दैट इज़ इट। तो मैं आपसे कुछ नया करने को नहीं कहूँगा, आप जो कर रहे हो उसी को करते रहो। उसके अलावा जो 5-6 बातें मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ उनको बहुत ध्यान से सुनिए। दिस कैन बी अ गेम चेंजर टू यू। आप एक एक बात को प्लीज़ अच्छे से सुनिए और जहाँ तक हो पाए उनको इम्प्लीमेंट करिए अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी प्रिपरेशन में। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं रीजनिंग में जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी चाहिए। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है पहले से तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम में वो चीज़ करना। सब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होते हैं, इसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए। और ब्लड रिलेशन स्पेसिफिकली फॉर दिस मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया करे ना, आप अपने ऊपर वो लागू किया करो। जो उसमें रिलेशंस बताते हैं, आप अपने क्या क्या रिलेशंस हैं, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको को रिलेट किया करो। उससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टाइम पीरियड होगा ना वो काफ़ी कम हो जाएगा और आंसर भी एकदम सही आएगा फॉर श्योर। आप एक बार जस्ट ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली इट विल बी वर्केबल। नंबर 2 आपको मैं बताऊंगा कि एजम्पशंस पे मत जाओ। कुछ भी क्वेश्चन देके कभी कुछ एज्यूम मत करो, बिकॉज SSC आपको मतलब इमेजिनेशन करके आपकी इमेजिनेशन टेस्ट करेगा वो। और जब आप कुछ गलत दे दोगे और वही टिक करके आओगे, और SSC यही चाहता है, वो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन में डालेगा। तो कभी भी एसम्पशन मत करो। आपने अगर किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, उसी बेसिस पे चलो, उसी लॉजिक पे चलो। वेन डायग्राम्स होते हैं, प्योरली लॉजिकल होते हैं वो, ठीक है। फिर वाटर इमेजेस होती हैं, प्योरली लॉजिकल होती हैं। अगर आपने पहले से उनकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपकी मिरर इमेजेस होती हैं और डाइसेस वाले क्वेश्चन होते हैं। डाइसेस तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप सिंपल कोई भी डाइस ले लो या फिर कोई रबड़ ले लो, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से उसमें डॉट्स बनाओ, आप सॉल्व करो। देखिए आपकी जस्ट 10-12 क्वेश्चन के बाद ही आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो रटे रटाए हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं पूछेंगे। नया कहाँ पूछा जाता है? नया मैं आपको बताता हूँ। नया पूछा जाता है, और यही पॉइंट 3 भी है मेरा, नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, मैथमेटिकल सीरीज़ में। इसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। इसमें अगर मैथ्स के आप रोल की बात करोगे तो जस्ट सिंपल प्लस माइनस होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, और क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा, और कुछ भी नहीं होगा। फैक्टराइजेशन होगा और कुछ भी नहीं होगा। मेन इसमें आता है वो ट्रिक, उसमें कौन सी लगी उस क्वेश्चन पे, इसको ढूंढना। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको। अभी तक आपने क्या किया होगा कि बुक से पढ़ने के बाद, बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, बुक से एग्जाम्पल्स देखने के बाद आप क्वेश्चन लगा रहे होगे। अब आप ये जो 2-3 महीने अभी बचे हुए हैं, अगर एट द मोस्ट 2-3 महीने जो बचे हैं, इसमें आप क्या करिए, बुक को थोड़ा साइड में रख दीजिए, ठीक है, और इसमें आप सैम्पल पेपर्स लगाइए। जो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर आए हैं उनको लगाइए, स्पेशली 2019 का। और उसमें जो क्वेश्चन आपको फंस रहा है या जिस क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हो, जो आपको लग रहा है कि इतना समय तो इस क्वेश्चन में लगना ही नहीं चाहिए, स्टिल मेरा लग रहा है, उन क्वेश्चन को नोट करिए। और उसके बाद उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो इंटरनेट से देखिए, उस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है वो इंटरनेट से देखिए। इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन देख के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। विश्वास मानिए, इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू। उसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए सीक्वेंस का एक पैटर्न आया है, तो जब आप उसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको उसी कॉन्सेप्ट में 10-12 पैटर्न अलग अलग बताए होंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके या एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ के आपने उसी के जैसे जो और क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली पूरी कर ली। दिस इज द एडवांटेज। ये सिर्फ और सिर्फ रिविजनरी स्ट्रैटेजी है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर आपके पास 10-12 महीने होते तो मैं भी आपसे यही बोलता कि पहले बुक का कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, फॉर द सेक ऑफ द टाइम विच इज़ लेफ्ट नाउ, आप पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझ के एग्जाम्पल लगाइए और बाकी के जितने पैटर्न्स बन सकते हैं उनको भी समझने की कोशिश करिए। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट।
चौथा और बहुत कॉमन पॉइंट दोस्तों ये है कि आप जो कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे न्यूज़ होता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शंस, इनको तो एकदम रट लीजिए, इनके क्वेश्चंस रट लीजिए कि 60 डिग्री अगर बोल रहा है तो किस हिसाब से टर्न होगा, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, ये सब कुछ आपके दिमाग में एक मैप कंटिन्यूसली चलना चाहिए। सेकेंडली अल्फ़ाबेट, 1 से लेकर 26 तक अल्फ़ाबेट होते हैं, एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश मत करिए, या ये मत समझिए कि हमारी तो कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि अगर हम हमसे पूछेगा कि मतलब f क्या होता है तो हम जोड़ के बता देंगे 6 होता है, या y क्या होता है तो 25 जोड़ के बता देंगे। ऐसा करना क्यों? इंस्टेड आप एकदम उसको लिख लिख के इतना याद कर लीजिए कि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ ही ना। आपसे वो पूछे TWQRS करके कुछ भी लिखा तो आप उसका सिर्फ देख के उसको न्यूमेरिक्स में लिख दो कि हाँ ये इसका न्यूमेरिक्स बनेगा। आप देखिए कितना समय बचेगा। ये समय इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारा समय वेस्ट होता है अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ आती हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों चौथा और पांचवा पॉइंट ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा इनरिच करिए, इमेजिनेशन को थोड़ा सा एडवांस करिए, आप अपने सोचने की क्षमता बढ़ाइए। और वो होगा कैसे? वो आप ये मत समझिए कि वो किसी ना किसी तरह इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ है कि जिसको हम पढ़ ले के पैदा होते हैं, एक्चुअली उसको ऐसा कुछ भी नहीं है। विथ प्रैक्टिस वो आ जाता है धीरे धीरे। आप पेपर लीजिए, पेपर फोल्डिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उनको करके देखिए, मैनुअली करिए उनको। आप 10-12 बार पेपर फोल्डिंग करोगे, आपके वो क्वेश्चंस के सारे पैटर्न खत्म हो जाएंगे, आप वो क्वेश्चन झट से कर लोगे। फिर जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप रबड़ लीजिए, रबड़ को ऐसा डाइस यूज़ करिए और देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आप जो वेन डायग्राम्स बना रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है स्पेशली वेन डायग्राम्स में, उसको आप उसी समय बना के देखिए। अगर आप ट्रिक लगाएंगे, आप तुक्का लगाएंगे, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन हमेशा गलत होंगे, हमेशा गलत होंगे, कभी भी सही नहीं होगा अगर आप तुक्के पे चलेंगे तो। ठीक है, A इज़ नॉट B, B इज़ नॉट C, A इज़ B and C, ये सब क्वेश्चंस अगर आप तुक्के पे लगाओगे तो हमेशा गलत होंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी पहले यही काम करता था। वेन डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करिए, वेन डायग्राम से आपके काफ़ी क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे और सॉल्व करने का समय जो है वो काफ़ी बचेगा। तो दोस्तों ये 4-5 मेथड ऐसे थे जो कि आपको रीजनिंग में बहुत यूज़फुल होंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। याद रखिए, जनरल इंटेलिजेंस पूछता है एसएससी, ऐसा कुछ भी नहीं पूछता जो बहुत कठिन हो या आउट ऑफ द लीग कॉन्टेक्स्ट हो, जिसमें हमको करना क्या है, हमको अपना समय सेव करना है। और समय सेव करने के लिए जो जो बातें मैंने बताई हैं वो बहुत यूज़फुल होंगी आपके लिए, तो प्लीज़ उनको फॉलो करिए। जो भी डाउट्स हो इन टॉपिक से रिलेटेड आपको, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिस्पोज देम एट द अर्लीस्ट। और भी कोई टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ऑल्दो मेरे पास कई टॉपिक्स हैं अभी जिसमें एक एक करके मैं वीडियोस पब्लिश करूंगा। उसके अलावा आपके जो भी डिमांड्स हैं आप प्लीज़ उनको भी कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डेफिनेटली उन पे वीडियोस बनाऊंगा वन आफ्टर वन। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर सच में अच्छा लगा है वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक करिए, इसको शेयर करिए लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। याद रखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर सच में सीरियस वाली प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक टू गिव इट अ बूस्ट। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर यूज़फुल वीडियोज़। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।